12 शक्तिशाली राजा, 12 अलग अलग राज्य और एक सम्राट जो किसी से नहीं डरा। उसने सामना किया दक्षिणी राजाओं से और एक के बाद एक सभी को युद्ध में हराया। वह सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वह योद्धा था, कवि था, रणनीतिकार था और एक ऐसी विरासत का निर्माता था जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा शासक जो पूरी दुनिया को जीत सकता था लेकिन लोगों का दिल जीतना चुना। यह है कहानी समुद्रगुप्त की, जो कहलाया भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारत के गोल्डन एज की कहानी, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ समुद्रगुप्त का भी रहा। लगभग 318 एडी में सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी डायनेस्टी की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र में समुद्रगुप्त का जन्म हुआ और यह विवाह गुप्त वंश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन के बाद जब सम्राट अपने मृत्युशैया पर थे तब उनकी आंखें अपने श्रेष्ठ पुत्र समुद्रगुप्त पर ही टिकी थी। हालांकि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में यह उल्लेख है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने दरबार में सभी के सामने समुद्रगुप्त को उनके असाधारण गुणों के लिए अपना उत्तराधिकारी चुना था। समुद्रगुप्त के शासन की असली स्टोरी शुरू होती है उनके अभूतपूर्व सैन्य अभियानों से। उन्हें 100 युद्धों का नायक कहा जाता था, द हीरो ऑफ 100 वॉर्स। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था कि उनका सपना था धरणी बंध यानी पूरी पृथ्वी को एकत्रित करना। गंगा घाटी आर्यवर्त, जहां से शुरू होती है एक अजय यात्रा। अपने पहले आर्यवर्त मिशन में उन्होंने 3 राजाओं को पराजित किया, अच्युत, नागसेन और प्रोबेबली गणपति नाग। हालांकि इस प्रारंभिक अभियान में पराजित राजाओं को क्षमा कर फिर से उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। उनकी राज सत्ता लौटाई गई क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह थी रणनीति। पहले हृदय भूमि को स्थिर करो और फिर साम्राज्य फैलाओ। अपनी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना ध्यान दक्षिण भारत की ओर किया, जिसे दक्षिण पथ कहा जाता था। इस मिशन में उनकी सेना ने छत्तीसगढ़ के कोसाला से होते हुए दक्षिण की यात्रा की। 12 शक्तिशाली राजाओं को हराया गया, कौशल के महेंद्र, कांची के विष्णुगोप, पलक्का के उग्रसेन और भी कई। लेकिन उन्हें फिर से न कैद किया गया, उन्हें सम्मान पूर्वक उनके सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन अब वे गुप्त सम्राट के अधीन थे। यह थी समुद्रगुप्त की नीति, धर्म विजय, युद्ध के बिना नियंत्रण। और यह हर शब्द, हर युद्ध लिखा है इलाहाबाद स्तंभ पर। राजकवि हरिसेन द्वारा रचित यह प्रशस्ति न केवल विजय की कहानी है बल्कि सम्राट की आत्मा का चित्रण करती है। सैकड़ों घावों वाला योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आकांक्षा थी धरती का एकाकीकरण, धरणी बंध, द यूनिफिकेशन ऑफ द लैंड, द बाइंडिंग ऑफ द अर्थ। उसके आगे समुद्रगुप्त की सेना रुकी नहीं। मिडिल इंडिया के जंगलों में बसे स्वतंत्र जनजातीय राज्य सभी ने समर्पण किया। वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स, द मालवास, द यदुयास, द अर्जुनयंस, ये सभी गुप्ता झंडा के नीचे आ गए। यह था वर्चस्व, बिना हराए हुए भी विजय। उसके बाद दूर देशों के राजा भी झुकने लगे। कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में मोनेस्ट्री बनाने की अनुमति मांगी और समुद्रगुप्त ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। कुषाण, शक, मलेशिया और जावा से भी अनेक उपहार आए। राजा तो कई हुए लेकिन ऐसा प्रभाव बहुत ही दुर्लभ था। परंतु अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वह केवल तलवार के धनी थे तो आप भूल रहे हैं, वे कला और साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक थे। वह स्वयं एक कुशल कवि थे जिन्हें कविराज की उपाधि मिली थी। वह वीणा बजाते थे, कविता रचते थे और कला के संरक्षक थे। उनके सिक्कों पर संगीत की छवि दिखती है, एक ऐसा सम्राट जो युद्ध के साथ साथ संस्कृति को भी जीता था। अपनी विजयों को चिन्हित करने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, एक प्राचीन अनुष्ठान जो शक्तिशाली सम्राटों द्वारा किया जाता था। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की जो उनके राजाओं के राजा होने का प्रतीक था। उसके बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय आया, लेकिन समुद्रगुप्त की गाथा अमर हो चुकी थी। जितने भी इम्पोर्टेंट व्यापार मार्ग थे उन पर कंट्रोल करके उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में सारी वस्तुओं और इम्पोर्टेंट संसाधनों का प्रवाह इतना अच्छा बनाया जिसके द्वारा टैक्सेस के माध्यम से राजस्व में वृद्धि हुई। उन्होंने बैटलफील्ड से हटकर एक बहुत बड़े साम्राज्य पर एक इफेक्टिव रूल करने को भी सुनिश्चित किया। इसके अलावा कला और शिक्षा के लिए एक सांस्कृतिक वातावरण को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। वह स्वयं कवि और संगीतकार होने के कारण अपनी प्रतिभा और असाधारण क्षमता को दिखाते हैं। समुद्रगुप्त ने एक ऐसा युग शुरू किया जिसे भारत के इतिहास में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा युग था जिसमें कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी चरम पर थी और जिसकी गूंज पूरे भारत साम्राज्य में आज भी सुनी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे देश में ऐसे कई राजा हुए जिनके कारण हमारा देश इतना समृद्ध हो पाया था। ऐसी एक कहानी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।